सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम। जनसंचार का प्रवाह अत्यंत व्यापक एवं असीमित होता है। प्रवाह मतलब उसकी जो गति है ना। और जनसंचार माध्यमों की महत्ता को दर्शाते हुए मार्शल मैक्लुहान ने लिखा है कि माध्यम ही संदेश है। मीडियम इज द मैसेज। माध्यम का अर्थ मध्यस्थता करने वाला होता है। माध्यम को दो बिंदुओं को जोड़ने वाले साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसका अंग्रेजी पर्याय मीडिया है, मतलब अंग्रेजी में उसको मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम के द्वारा संप्रेषक, संप्रेषक मतलब संदेश देने वाला, और श्रोता जो प्राप्त कर संदेश को प्राप्त करने वाला है ना, के बीच सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है। संचार माध्यमों के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अब वो उद्देश्य क्या है संचार माध्यम के, वो हम देखते हैं। तो पहला है सूचना संग्रहण, है ना, सूचना को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। फिर सूचना का विश्लेषण, सूचना का विश्लेषण करेंगे कि वो सही है कि नहीं है ना। फिर तीसरा सामाजिक मूल्यों एवं ज्ञान का संचरण, ठीक है। फिर वो देश हित के लिए काम का है कि नहीं है, कितना काम का है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर सूचना का प्रसारण, सूचना का, है ना, सूचना का प्रसारण ये भी एक उद्देश्य है, ठीक है। सूचना को मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। फिर एक उद्देश्य है मनोरंजन, ठीक है, इंटरटेन करना। चलिए, जनसंचार माध्यमों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जनसंचार के माध्यमों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? परंपरागत माध्यम और दूसरा आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम, ठीक है। चलिए, परंपरागत माध्यम थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं, फिर विस्तृत रूप से विशिष्ट एवं आधुनिक माध्यम को देखेंगे। चलिए, पहला तो परंपरागत माध्यम देखते हैं। परंपरागत माध्यमों को लोक माध्यम भी कहा जाता है ना, लोक माध्यम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वार्ता, वार्ता मतलब क्या? बातचीत, है ना। वार्ता क्या होता है? बातचीत को बोलते हैं। तो पहला है परंपरागत माध्यम में वार्ता, दूसरा कथाएं, फिर मेले। मेले, अब मेले में क्या माध्यम होगा भाई? मेले में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलता है ना। उत्सव, उत्सव में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। एवं पर्व, लोकगीत, लोकनाट्य। लोकनाट्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? रासलीला, रामलीला, कठपुतली, तमाशा, नौटंकी। इस तरह की चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके उसको दिखाया बताया जाता है, हाँ। फिर और क्या है? शिलालेख। शिलालेख क्या है? पत्थरों पर लिखा हुआ, पहले के समय में कुछ लिखा हुआ होता था, मतलब समय, कौन बनवाया है, इस तरह की चीज़ें, या और किसी भी चीज़ के बारे में लिखा हुआ हमको अभी भी शिलालेख मिल जाता है ना। शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखा हुआ, तो उस पत्थर पर लिखा हुआ, तो उससे हमको क्या जानकारी मिलेगी कि भाई वो मंदिर या कोई भी चीज़ है जिसके बारे में बताया गया है, तो उसको इसकी कब बनाया गया है उस मंदिर को, या और किसी भी चीज़ को, है ना, और कौन बनवाया है, इस तरह की चीज़ें जानकारी हमको मिलती है। फिर दूसरा है लोक कलाएँ, मूर्ति कला। अब लोक कला और मूर्ति कला में हमको क्या जानकारी मिलेगी कि वो किस प्रकार से है, वो उस समय का कल्चर क्या है, वो सब हमको उसमें दिखाई देंगे। मतलब उस समय के लोग कैसे पहनावा, रहन सहन, रंग ढंग, ये सब पता चलेगा लोक कलाएँ और मूर्ति कला में, ठीक है। मूर्ति कला में जैसे अजंता एलोरा में है ना, उस समय की वास्तुकला। वास्तुकला को देखने से भी हमको लोगों के रहन सहन के बारे में पता चलता है, ठीक है। वास्तुकला, फिर ललित कला, नए नए जो कला है उससे भी हमको पता चलता है ना। विशेष संदेश प्रेषक, विशेष संदेश प्रेषक, पक्षी आदि आते हैं।
विशेष संदेश मतलब पहले के समय में कबूतरों या ये बाकी पक्षियों को संदेश भेजने के लिए काम में लाया जाता था, है ना। तो ये सभी के सभी परंपरागत माध्यम, ये पहले से चले आ रहा है ना, ये परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर उसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय परिवर्तन के साथ इसके इनके स्वरूप एवं महत्व में परिवर्तन होते मतलब परिवर्तन हुए हैं, परंतु इसकी प्रासंगिक भूमि पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई भाई। अभी भी हम मतलब पहले के जो समय में भी कबूतर को जैसे भेजते थे, तो वो क्यों क्यों भेजते थे? अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब बताने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, है ना। और अन्य बाकी चीज़ भी है, वो भी लोगों को जानकारी देने के लिए ही बताया जाता है ना। इसका कारण यह है कि इसका सीधा जुड़ाव सामान्य जनजीवन से है। आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। अब देखते हैं दूसरा, आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। ठीक है, ये तो हो गया पहले के समय में जो चीज़ें होती थी वो हो गई, है ना। अब आगे देखते हैं आधुनिक, अभी के दौर में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अब इसका विभाजन करते हैं। पहले ये जो चार्ट बना है उसको देख लीजिए। आधुनिक जनसंचार माध्यम। ठीक है, अब आधुनिक जनसंचार माध्यम में देखिए, यहाँ पर पहले उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। डाक तार प्रणाली, फिर दूसरा प्रिंट या मुद्रण माध्यम, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, है ना। तो डाक तार अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डाक तार प्रणाली, फिर दूसरा प्रिंट या मुद्रण माध्यम, है ना। अब उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? समाचार पत्र मुद्रण, जो लिखा हुआ हो, छपा हुआ हो, है ना। तो वो चीज़ है समाचार पत्र, लिखा हो छपा हुआ रहता हो, है ना। पत्रिकाएं ये भी छापते हैं इसको, है ना। और हैंड बिल और पैम्पलेट। हैंड बिल मतलब हाथ से भी जो बिल विल बनाते हैं वो उस तरह की चीज़ें। और पैम्पलेट वगैरह भी जो छपवाते हैं, बोर्ड वगैरह, है ना। इस तरह की चीज़ें वो छपा हुआ रहता है, उसको हम देखते हैं। तो ये सभी प्रिंट, प्रिंट मतलब छपाई, और मुद्रण मतलब लिखा हुआ, ये उसके अंतर्गत आएगा। अब उसके आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उससे और ज़्यादा विस्तृत है ना। उसको अब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, ये 3 प्रकार के भाग अलग अलग डिवाइड किया गया है, बांटा गया है ना। तो पहले श्रव्य में क्या क्या आएगा वो देखिए। रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और ट्रांसमीटर। ठीक है, ये श्रव्य में के अंतर्गत है ये सभी चीज़ें। ठीक है, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और ट्रांसमीटर। ठीक है, अब देखते हैं दृश्य। अब दृश्य में क्या क्या है जो देखने वाला है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत? फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना। ये हम देखते हैं उन चीज़ों को। फैक्स, कोई फैक्स किया जाता है तो प्रिंट होकर दूसरी जगह निकलता है ना। पेजर भी है उसी प्रकार का, है ना। और टेलीप्रिंटर जो भी है वो हमारे सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। और कंप्यूटर भी इंटरनेट से कुछ भी सर्च करोगे तो लिखा हुआ हमको दिखाई देगा, है ना। तो ये सभी के सभी दृश्य माध्यम के अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर दृश्य माध्यम, है ना। फिर अगला है दृश्य श्रव्य, है ना। दृश्य श्रव्य मतलब वो देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? टेलीविज़न, दूरदर्शन, है ना। टेलीविज़न मतलब दूरदर्शन मतलब दूर से देखने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी विदेशों में भी कुछ भी कार्यक्रम होता है, हम उसको डायरेक्ट टेलीविज़न में हम देख सकते हैं, है ना। और दूसरा है फिल्म, मूवीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ श्रव्य और दृश्य क्या है? श्रव्य मतलब जिसको सुना जाता है, दृश्य मतलब जिसको देखा जाता है। और दृश्य श्रव्य मतलब क्या? जो इसको देखा और सुना दोनों जाता है। तो टेलीविज़न को देखते और सुनते भी हैं, बाकी चीज़ों को, रेडियो है उसको सिर्फ सुनते हैं। और जो फैक्स है उसको हम सिर्फ देखते हैं। ठीक है, दिखाई देता है वो। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं अलग अलग जो इसका डिवाइडेशन है उसको।
चलिए अब डाक तार क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है उसको। डाक तार प्रणाली, चलिए डाक तार प्रणाली आधुनिक युग का सबसे पुराना संचार माध्यम है। ठीक है, आधुनिक युग का सबसे पुराना, आधुनिक युग भी बोल रहे हैं और पुराना भी बोल रहे हैं। ये कैसा है? तो भाई पहले के प्राचीन समय बोल सकते हैं, मतलब बहुत पहले के समय में ऊपर हम परंपरागत माध्यम के से पढ़े हैं, उसमें क्या क्या था, है ना। दूसरा देखते हैं डाक तार प्रणाली, तो इसमें थोड़ा से नया है ये, है ना। चलिए तो भारतीय डाक तार विभाग की स्थापना के पश्चात, ठीक है, भारतीय डाक तार विभाग की स्थापना के पश्चात पत्र, रेल, डाक वाहन एवं हवाई जहाज़ों द्वारा दूसरे प्रदेशों एवं देशों तक भेजे जाने लगे। जो विशाल जन समुदाय के लिए संबंध एवं सूचना बनाए रखने का माध्यम बने। वर्तमान समय में यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। ठीक है। डाक तार जो प्रणाली है वो पोस्ट द्वारा जो चीज़ें हैं, डाक तार प्रणाली, ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, वही डाक तार प्रणाली है। तो वो अभी तक ये सही ढंग से अभी चल ही रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रण माध्यम, मुद्रण माध्यम, मुद्रण का आविष्कार, मुद्रण मतलब छपाई का जो जो भी छपा हुआ जो रहता है, लिखा हुआ, है ना। जैसे अभी हम स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो भी मुद्रण ही है ना। तो मुद्रण का आविष्कार 1450 ईस्वी में जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ। शिक्षित समुदाय समुदाय के लिए यह एक वरदान जैसी बात साबित हुई। समाचार पत्रों का प्रकाशन जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता बन गया। ठीक है, समाचार पत्रों का प्रकाशन जो है जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है ना। 19वीं सदी के अंत तक 1870 ईस्वी, है ना, भारत में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। कब? 1870 ईस्वी में। धीरे धीरे साप्ताहिक, मासिक और एवं अर्धवार्षिक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। ठीक है, अभी जो हम दैनिक जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो और उसके अलावा भी और धीरे धीरे मतलब साप्ताहिक, सप्ताह में छपने वाले पत्रिका, फिर माह में छपने वाले पत्रिका, और अर्धवार्षिक 6 माह में पत्र पत्रिकाओं की जो प्रकाशन है ना, इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। आजकल तो विभिन्न समाचार पत्रों के सांध्य संस्करण, मतलब शाम को भी पत्रिका वगैरह हमको पढ़ने को मिल जाती है ना। सांध्य मतलब संध्या का समय निकाले जाने लगे हैं। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में राजनीति, खेल, फिल्म, कला, साहित्य, बाजार आदि क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचार एवं जानकारी प्रकाशित की जाती है। विज्ञापन एवं सामाजिक जागरूकता के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुद्रित माध्यम की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है ना। अभी तो हम जो समाचार न्यूज़पेपर वगैरह देखते ही हैं, है ना, उसके अलावा भी अलग से अलग अलग प्रकार के पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं। कुछ मासिक होते हैं, कुछ छमाही होते हैं, है ना। जैसे इंडिया टुडे है, महिलाओं के लिए सुरुचि है, इस तरह की, और मतलब सहेली है। तो इस तरह से, और छोटे बच्चों के लिए भी कुछ कुछ पत्रिकाएं हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं, प्रकाशित होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संचार प्रक्रिया में यह ऐसा संघटक है। ठीक है, संघटक मतलब ये एक अवयव है ना, जिसमें विद्युत उपकरणों द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विद्युत उपकरणों के द्वारा, माध्यमों के द्वारा संदेश दिया जाता है ना। तो इसमें हम देखते हैं रेडियो। ठीक है, रेडियो विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। रेडियो किसके माध्यम से काम करता है? विद्युत तरंगों के माध्यम से, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये जो विद्युत तरंगे जो है ना, इलेक्ट्रिक वेव जो है, उसको उसकी जो फ्रेक्वेंसी प्रकाश तरंगों से भिन्न होती है ना। तो इन्हीं रेडियो प्रसारण के लिए 150,000 हर्ट्ज से 30,000 मेगाहर्ट्ज की तरंगों की आवश्यकता होती है। इन तरंगों के अंतराल को 3 भागों में बांटा जाता है: मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव। वेव मतलब तरंग, है ना। अल्ट्रा अल्ट्रा शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक तथा मीडियम की फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होती है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा दो प्रकार के संदेश भेजा जा सकता है। ठीक है, रेडियो तरंगों के माध्यम से 2 प्रकार के संदेश भेजे जा सकते हैं। कौन कौन से? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों लय के उतार चढ़ाव की तकनीकें हैं। ये दोनों जो है लय के उतार चढ़ाव की तकनीकें हैं, टेक्निक है ना। इसमें प्रभावशाली प्रसारण के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में रेडियो प्रसारण की विधिवत शुरुआत इसके आविष्कार के 40 वर्ष बाद वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना द्वारा हुई। कब भारत में, कब? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, है ना। आज़ादी मिलने के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। आज़ादी के उपरांत, मतलब आज़ादी के बाद, रेडियो प्रसारण क्षमता में वृद्धि एवं सुधार हुआ। आज रेडियो प्रसारण केंद्रों की क्षमता एवं संख्या बढ़ी है। वर्ष 1956 में भारतीय रेडियो सेवा को आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले ऑल इंडिया रेडियो था, अब उसको बाद में 1956 में उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? भारतीय रेडियो सेवा को, जो आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है अब। ठीक है, ये एक बार एक दृष्टि में एक देख लीजिए। भारत में रेडियो सेवा एवं एक दृष्टि में क्या क्या चीज़ें हुई वो देखते हैं। प्रसारण उपलब्धता, है ना। इसको प्रसारण कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर होता है ये, है ना। मुख्यालय आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली। आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना। बहुजन हिताय मतलब बहुत सारे लोगों की हित, और बहुजन सुखाय बहुत सारे लोगों का हित। स्वामित्व प्रसार भारती, इसका स्वामित्व इसको देखता कौन है? प्रसार भारती, है ना। चलिए, सेवा का प्रकार सरकारी है ये। और प्रसारण आरंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 1930 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में इसका प्रसारण किया गया था शुरू में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 8 जून 1936। यहाँ प्रसारण तो हो गया, है ना, अप्रैल में, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 18 जून 1936, 8 जून, ठीक है, 8 जून 1936 को। और विदेशी भाषा में प्रसारण की शुरुआत 1 अक्टूबर 1939 से पश्तो भाषा में प्रसारण के साथ। ठीक है, कौन सी भाषा? पश्तो भाषा में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रेडियो प्रसारण केंद्र, जब स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय में कितने, मतलब कौन कौन से प्रसारण केंद्र थे जहाँ से प्रसारण किया जाता था, है ना।
तो 6 थे। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। और अनुमानित रेडियो सेट्स, अनुमानित रेडियो सेट्स 1947 में कितने थे? 2000, 2,75,000। ठीक है, अनुमानित रेडियो सेट्स कितने थे? 2,75,000। और भारती की शुरुआत, विविध भारती, विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 में शुरू हुआ। एफएम प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई 1977 में से चेन्नई में शुरू किया गया इसको। और विदेशी भाषाओं में प्रसारण, कुल भाषाएं अभी कौन कौन से कितने भाषाओं में होती है? 27 जिलों, 27 मतलब भाषाओं में प्रसारण होता है। विदेशी भाषा है ना, जिनमें 16 विदेशी तथा 11 भारतीय भाषाएं हैं। टोटल 27 है, जिसमें से 16 जो है विदेशी भाषा है तथा 11 जो है भारतीय भाषा है। प्रसारण 108 देशों में सुना जा सकता है। और इसको कितने देशों में सुना जाता है? 108 देशों में सुना जाता है या जा सकता है। डायरेक्ट टू होम सेवा के चैनल 21 है। ठीक है, डायरेक्ट टू होम है, इसको डीटीएच भी बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट टू होम सेवा के चैनल 21 है। और उसमें भी टीवी में दिखाई, मतलब सुन सकते हैं इसको, है ना। न्यूज़ ऑफ फोन, न्यूज़ ऑफ फोन सेवा की शुरुआत 25 फरवरी 1998, कहाँ? नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में शुरू किया गया इसको। चलिए आगे देखते हैं, अब शुरू करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत टेलीविज़न को देखते हैं, है ना। टेलीविज़न, टेलीविज़न आज संचार का सबसे शक्तिशाली एवं जनप्रिय माध्यम है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली और जनप्रिय, मतलब बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। लगभग आजकल सभी घरों में टीवी होते ही हैं, है ना। एक एक से अधिक भी टीवी होते हैं कई घरों में, है ना। तो इस तरह की ये चीज़ें मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसको, क्योंकि उसको सबसे अधिक लोगों द्वारा देखा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। टेलीविज़न का आविष्कार कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। पेशे से इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई। ठीक है, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की शुरुआत कब से? 15 सितंबर 1959 से हुई। 1 अप्रैल 1976 से इसे, इसके वर्तमान नाम दूरदर्शन से जाना जाने लगा। ठीक है, दूरदर्शन शुरुआत तो 1969 में, 59 में हो गई थी, लेकिन जो अभी हम दूरदर्शन के नाम से जो जानते हैं, उसका जो नाम जो है वो 1976 में शुरू हुआ, जाना जाने लगा, है ना, जाने जाने लगा। आज दूर संवेदी उपग्रहों के जरिए होने वाले डिजिटल प्रसारण ने दूरदर्शन के प्रभाव एवं गुणात्मक स्तर में अपार, गुणात्मक मतलब बहुत ज़्यादा, कई गुणों, है ना, कई गुणों में उसका अपार वृद्धि की है। करीब 200 चैनल टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण करके जन सामान्य को मनोरंजन एवं ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, टीवी के माध्यम से हम नाना प्रकार के मनोरंजन करते हैं। जो मूवीज़ है या फिर अन्य जो जो भी चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा हम मनोरंजन भी करते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से, है ना। धारावाहिक, शैक्षणिक कार्यक्रम, खेल प्रसारण, सिनेमा आदि दूरदर्शन टेलीविज़न प्रसारण के अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये हम चीज़ें, धारावाहिक भी देखते हैं, है ना, शैक्षणिक कार्यक्रम भी उसमें होते हैं, चैनल भी चलते हैं, है ना। और खेल प्रसारण भी होता है, क्रिकेट वगैरह तो देखते ही हो आप लोग। और सिनेमा, जो मूवीज़ वगैरह जो देखते हैं, है ना। और
ये सभी के सभी दूरदर्शन प्रसारण के विभिन्न अंग बन चुके हैं, और इन सभी चीज़ों को बोलेंगे दूरदर्शन। टेलीविज़न को ही दूरदर्शन, दूर से दर्शन करते हैं वो सभी चीज़ों को, है ना। अगला है सिनेमा। सिनेमा मनोरंजन तथा जनसंचार का सशक्त माध्यम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से अभिव्यक्ति के साथ जन जागरूकता के क्षेत्र में सिनेमा का महत्व बढ़ा है ना भाई। अभी हम जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी सिर्फ हम मूवी देख नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर सकते वो चीज़ हम उसमें देखते हैं, है ना। वर्तमान में हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, वो चीज़ हम देखते हैं। अभी नए नए जो टेक्नोलॉजी है वो चीज़ उसमें देखते हैं, है ना। और ऐसा कुछ भी चीज़ जो हम पहले कभी देखे सुने नहीं रहते, वो चीज़ भी हम देखते सुनते हैं उसमें, है ना। और ये वो तो देखते ही, साथ में हमारे समाज में, राजनीति में क्या चीज़ें हो रही है तो उससे रिलेट करके भी हम जो बातें होती है वो भी हम देखते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के ये बहुत ही अच्छा माध्यम है ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तकनीकी विकास के साथ सिनेमा की दुनिया में भी परिवर्तन हुआ। श्वेत या श्याम फिल्मों से निकलकर, श्वेत एवं श्याम फिल्मों से निकलकर, मतलब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से निकलकर रंगीन फिल्मों तक के सफर में भारतीय सिनेमा ने कई पड़ाव देखे हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जो दौर था, है ना, उस समय से लेके अभी रंगीन जो फिल्मों के जो सफर है उसमें सिनेमा के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई पड़ाव देखे हैं, है ना। सिनेमा का निर्माण दृश्य, ध्वनि एवं संगीत की त्रिआयामी प्रवृत्तियों के माध्यम से होता है। दृश्य सिनेमा का निर्माण क्या है, दृश्य मतलब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उसमें संगीत का भी उसमें संगीत भी मिलता है हमको, है ना। तो ये सभी के सभी हमको इसलिए त्रिआयामी बोला जा रहा है। ये तीनों चीज़ें उसमें समाहित होते हैं, है ना। इसे सिनेमा घरों में निर्मित पर्दों पर दिखाया जाता है ना। इसे सिनेमा घरों में जो निर्मित जो पर्दा है ना, पटल है, उसमें दिखाया जाता है। जन जागरूकता एवं आधुनिकीकरण को विस्तार देने में सिनेमा का कोई विकल्प नहीं है, मतलब उसके जैसा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है लोगों को कुछ भी चीज़ें बताने के लिए, है ना। इसके माध्यम से संदेश सीधे दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है ना। इसके माध्यम से हम सीधे सीधे हम दर्शकों तक जो भी बातें हैं, है ना, उसको हम पहुंचा सकते हैं। हिंदी सिनेमा अपनी पहुंच एवं संप्रेषणीयता के कारण महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम बन चुका है। इसके अंतर्गत समाज, राजनीति तथा संस्कृति के विविध पक्षों को केंद्रीय विषय के रूप में लेकर फिल्में बनाई जाती हैं, जो समाज को आधुनिक प्रभावित करने में निश्चित ही अपनी भूमिका निभाती है। जो समाज को अत्यधिक अत्यधिक प्रभावित करने में निश्चित ही अपनी भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट सूचना का संजाल। ठीक है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है सूचना का संजाल है। संजाल मतलब जाल, कभी और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा बोल सकते हो, है ना, संजाल। ठीक है, तो ये एक संजाल है तथा नेटवर्क है, मतलब अर्थात संजाल अर्थात नेटवर्क है ना, जिसके माध्यम से नई पीढ़ी अपने को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई है। ठीक है, अभी के समय में हम यहाँ बैठ के हम विदेशों में तुरंत लाइव बात कर सकते हैं, है ना। तो उसी को बोला जा रहा है, इसके माध्यम से नई पीढ़ी अपने को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई है। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन माध्यम है। ठीक है, इंटरनेट जो है सूचना का आदान प्रदान का सबसे बेहतरीन माध्यम है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह जनसंचार का माध्यम बनता जा रहा है।
ठीक है, अभी हम यहाँ बैठे हैं और विदेश में कोई आदमी बैठा है तो उसको हम लाइव चैट करते हैं, मतलब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, है ना। ये सभी बातें हैं इंटरनेट में। तो इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के संप्रेषण एवं वितरण का कार्य नहीं करता, बल्कि मनोरंजन, ज्ञान एवं अभिव्यक्त व्यक्तिगत संवादों का प्रसारण भी करता है। ठीक है, ईमेल इंटरनेट के द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया को दिशा दी जाती है। इंटरनेट के माध्यम से जनसंचार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है ना। इंटरनेट के माध्यम से जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। अभी कोरोना काल में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कहीं आना जाना हो नहीं रहा है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से अधिक, है ना। तो इसके माध्यम से हम भले ही स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो शैक्षणिक जो गतिविधि है ना, वो सुचारू रूप से अभी चल ही रहा है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। सभी पत्र पत्रिकाओं ने अपने वेबसाइटों पर समाचार एवं मनोरंजन का खजाना सजा रखा है। ठीक है, मनोरंजन समाचार पत्रों ने अब मनोरंजन के खजाना सजा रखा है, मतलब हमें नाना प्रकार के या सभी प्रकार के हमको पत्र पत्रिकाएं और मनोरंजन की चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी वहाँ, है ना। इन्हें निरंतर नियमित किया जाता है और इन्हें निरंतर और नियमित किया जाता है। जैसे आजकल समाचार पत्र को मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, है ना। तो इंटरनेट पत्रकारिता का हाल के वर्षों में अत्यधिक विस्तार हुआ है। इंटरनेट पत्रकारिता का हाल के वर्षों में अत्यधिक विस्तार हुआ है। हिंदी के समाचार पत्रों ने भी अपने कई ई संस्करण जारी किए हैं, है ना। ई संस्करण मतलब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। इस संस्करण को पढ़ने के लिए संबंधित निर्धारित प्रविष्टियों को भर कर उस समाचार पत्र का एक सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, ई संस्करण को हम अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे हम मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अब आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।